हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चल रहा है। तो इसमें लास्ट हमने डिस्कस किया था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे जूट टेक्सटाइल के बारे में। अगर हम रॉ जूट की बात करें तो इंडिया रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जो जूट गुड्स प्रोड्यूस होती है उसमें इंडिया सेकंड प्लेस पे है। रॉ जूट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एंड जूट गुड्स में जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इवन के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में जो जूट गुड्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, और इंडिया सेकंड प्लेस पे आता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में जो जूट इंडस्ट्रीज है, जो जूट मिल्स है, वो ज़्यादातर कहाँ पे है? वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, अलोंग द बैंक ऑफ रिवर हुगली। हुगली रिवर के आसपास ज़्यादातर जो जूट मिल्स है वो सेटअप करी गई है। क्यों? क्योंकि जो हुगली रिवर है वहाँ से जूट इंडस्ट्री को पानी मिलता है, क्योंकि जो जूट मिल्स है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए जो ज़्यादातर मिल्स है वो किसी पानी के सोर्स के आसपास ही सेटअप करी जाती है, और इंडिया में जो जूट मिल्स है वो हुगली रिवर के आसपास सेटअप करी गई है। फर्स्ट जूट मिल की बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट जूट मिल थी वो कोलकाता में सेटअप करी गई थी 1855 में, और कोलकाता में कहाँ पे? रिश्रा में। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद जो ज़्यादातर जूट मिल्स थी वो तो इंडिया में आ गई, लेकिन जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो कहाँ पे चला गया? वो चला गया बांग्लादेश में, जो उस टाइम पे बना था ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश तो बाद में बना था ना, तो उस टाइम पे वो ईस्ट पाकिस्तान बना था। और जब 1947 की पार्टीशन हुई तो जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश के पास चला गया, और हमारे पास रह गई जूट मिल्स। हालांकि बाद में बांग्लादेश ने अपनी जूट मिल सेटअप कर ली थी, और हमने अपना जूट प्रोड्यूसिंग एरिया भी यहाँ पे बना लिया था, लेकिन एक बार के लिए जो था वो सारा गड़बड़ हो गया था। मिल्स हमारे पास रह गई, प्रोड्यूसिंग एरिया जो था वो उधर चला गया। अब जो जूट इंडस्ट्री है उसको सेटअप करने के लिए आइडियल लोकेशन क्या है? वो है हुगली बेसिन। हुगली बेसिन को ही आइडियल लोकेशन क्यों माना जाता है? इसके बहुत सारे रीजंस है। एक तो हुगली बेसिन के आसपास जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो बहुत ही पास में आ जाता है, उसके पास में ही जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो अब जो रॉ मटेरियल है उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना, उसको मिल तक पहुंचाना इजी हो जाता है। सेकेंडली, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो भी अच्छा है। रेलवेज जो नेटवर्क है वो भी अच्छा सेटअप हुआ है। रोडवेज नेटवर्क है, वाटरवेज नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल को इजीली मिल्स तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ जूट के लिए चाहिए होता है अबंडेंट वाटर, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है। हुगली बेसिन के आसपास पानी भी है, तो इसीलिए जो ज़्यादातर मिल्स है वो हुगली बेसिन के आसपास ही सेटअप करी गई है। और इसके साथ साथ वहाँ पे चीप लेबर भी अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। आसपास की स्टेट्स की बात कर ले, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो वहाँ से चीप लेबर भी इस इंडस्ट्री को मिल जाती है। क्योंकि जो जूट मिल्स है वहाँ पे एक तो चीप लेबर की ज़रूरत होती है, दूसरा पानी की ज़रूरत होती है, और ये दोनों कंडीशंस वहाँ पे फुलफिल हो रही है। इसके अलावा पास में एक लार्ज अर्बन सेंटर भी है जो कि कोलकाता है। तो कोलकाता में जो मिल्स है उसको बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी मिल जाती है, और इसके साथ साथ पोर्ट फैसिलिटी भी कोलकाता में अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम जूट गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाते हैं आसपास की कंट्रीज में। राइट अब ये तो कुछ जूट जो मिल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा ये जो जूट इंडस्ट्री है ना, इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत स्टिफ कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आ गए हैं सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स। अब लोग प्रेफर करते हैं सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स को बाय करना, ना कि जूट गुड्स को। तो इंटरनेशनल मार्केट में अब एक तो सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स का कंपटीशन है, और दूसरा बाकी के कॉम्पिटिटर्स भी वहाँ पे बैठे हैं, लाइक बांग्लादेश हो गया, ब्राज़ील हो गया, फिलीपाइंस हो गया, इजिप्ट, थाईलैंड। तो वहाँ के जो जूट गुड्स है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची हुई है, और साथ में सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनल डिमांड की, डोमेस्टिक मार्केट की, तो
कुछ सालों से तो अभी थोड़ी डिमांड इसकी बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले की बात करें तो उससे पहले जो जूट गुड्स थी ना, उसकी हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड नहीं थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से जो जूट गुड्स की डिमांड है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंट को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैग्स जो है उसको बैन कर दिया। अब पॉलीथीन बैग्स बैन हो गए तो अब जो पैकिंग के लिए मटेरियल यूज होता है वो यूज होने लगा है जूट का मटेरियल। तो अब जूट के बैग्स मार्केट में आ रहे हैं, जिससे क्या है, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है ना जूट की वो बढ़ रही है। जूट गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। इसके अलावा हमारे जो जूट के प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जूट के प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बनते, उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो कम वैरायटी के होते हैं। तो उनकी वैरायटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। हमारी जो मेन मार्केट्स है वो यूएस में है, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे हमारी जूट प्रोडक्ट्स पहुँचते हैं। इसके अलावा अब ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबल लेवल पे भी इन्वायरमेंट इश्यूज को देखा जा रहा है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसके चलते हुए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज किया जाने लगा है, लाइक जूट प्रोडक्ट्स हो गए। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी धीरे धीरे अब जो जूट की डिमांड है वो बढ़ने लगी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं शुगर इंडस्ट्री पे। शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन गुड़ एंड खंडसरी का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है, राइट। अब ये जो शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है ये बहुत ही बल्की होता है, हॉलेज होता है। इसका जो सुक्रेट कंटेंट है ना वो ओवर द टाइम कम होता जाता है। जैसे जैसे हम जो शुगर केन का रॉ मटेरियल है, जो शुगर केन है, उसको हम मिल तक पहुंचाने के लिए, शुगर मिल तक पहुंचाने में देरी करेंगे, वैसे वैसे जो शुगर केन का सुक्रोज कंटेंट है वो कम होता जाता है। तो इसीलिए इसका जो रॉ मटेरियल है वो बल्कि भी है, हॉलेज भी है, और ऊपर से इसके सुक्रेज कंटेंट का जो इसमें सुक्रेज कंटेंट होता है वो भी कम होता जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। तो इसीलिए जो शुगर मिल्स है ना वो शुगर ग्रोइंग एरिया के आसपास ही सेटअप करी जाती है, सो दैट कि हम शुगर केन को कम टाइम में मिल्स तक पहुंचा सकें। तो इसके मिल्स ज़्यादातर यूपी हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में लगाई जाती है। यहाँ पे कि शुगर केन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जो 60% शुगर मिल्स है वो यूपी एंड बिहार में सेटअप करी गई है। और ये वाली जो इंडस्ट्री है ये सीजनल इंडस्ट्री है। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, शुगर केन इंडस्ट्री सीजनल इंडस्ट्री है। सीजनल इंडस्ट्री होने के चलते हुए अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए आइडियली सूटेड है। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या आ जाता है, इसमें अब जब शुगर केन की जो क्रॉप है वो पक जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 40-50 किसान इकट्ठे होते हैं, जो भी है लोग 40-50 लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर वो एक शुगर मिल सेटअप करते हैं। शुगर मिल सेटअप करके वहाँ पे फिर शुगर प्रोड्यूस करी जाती है, और उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो सब लोगों में बंट जाता है। जितने भी 40-50 लोग होते हैं जो कि शुगर प्रोड्यूस करते हैं, शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर आगे शुगर मिल लगाते हैं और उसमें शुगर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। अब सीजनल है तो इसीलिए यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर आइडियली सूटेड है। अभी रिसेंट ईयर्स की बात करें, पिछले कुछ सालों की बात करें, तो अभी ये जो मिल्स का ट्रेंड है ना वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। पहले जो ज़्यादातर शुगर मिल्स थी वो यूपी बिहार में हुआ करती थी, लेकिन अभी ये शिफ्ट होकर पहुंच रही है सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट में, स्पेशली महाराष्ट्र में। अभी ज़्यादातर जो शुगर मिल्स सेटअप करी जाती है वो महाराष्ट्र में सेटअप करी जाती है। क्यों? अब देखो यूपी एंड महाराष्ट्र का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले टेम्परेचर का आता है। जून जुलाई में अगर हम बात करें तो जून जुलाई में जो यूपी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो टेम्परेचर है कम होता है, थोड़ा कूलर क्लाइमेट होता है, और महाराष्ट्र का जो केन होता है उसमें सुक्रेज कंटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूपी एंड बिहार। इसीलिए जो ज़्यादातर मिल्स है वो महाराष्ट्र में सेटअप करी जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यूपी बिहार के कंपैरेटिवली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ का जो शुगर केन होता है उसमें जो सुक्रेज कंटेंट है वो ज़्यादा होता है और ईजिली वो
कम भी नहीं होता, बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ड्राई सीजन नहीं होता। अगर ड्राई सीजन होएगा तो वहाँ पे जो सुक्रेज कंटेंट है वो बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी होने की वजह से जो सुक्रेज कंटेंट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूपी एंड बिहार। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो कॉपरेटिव्स है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। इसके अलावा अब हमारी जो शुगर केन इंडस्ट्री है इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि नंबर 1 क्या आ जाता है कि जो हमारी शुगर केन इंडस्ट्री है वो सीजनल है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम मिलता है, उसके बाद काम नहीं मिलता। सेकेंडली इसमें जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाते हैं ना, बहुत ही ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाते हैं। और ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तकरीबन हर एक इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ रही है इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस अभी तक नहीं हुई है। अभी भी हम इतने ज़्यादा मॉडर्न मेथड्स प्रोडक्शन के नहीं लेकर आए, अभी भी हम ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ही यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है कभी कभार फैक्ट्रीज तक पहुँचने में, तो उससे क्या है, उससे एक तो शुगर केन का जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम होता है, और दूसरा क्या है, इसमें जो बगासे निकलता है ना उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं हम। बगासे को, जो ये बगासे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बगासे क्या होता है, बगासे होता है जब शुगर केन से उसका जूस निकाल लिया जाता है ना, तो उसके पीछे जो मटेरियल बचता है उसको बोलते हैं बगासे। तो ये देखने में कुछ इस तरह का होता है। अब ये जो बगासे है ना, ये भी बहुत यूजफुल होता है, इसका बहुत जगह पे यूज होता है। जैसे कि जो शुगर मिल्स होती है, शुगर मिल्स में ही इस बगासे को यूज किया जाता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा इस बगासे को यूज किया जाता है पेपर मेकिंग के लिए, पेपर बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इवन के कैटल फीड के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ जो हम डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स बनाते हैं उसमें भी बगासे यूज किया जाता है, लेकिन हम ये बगासे को इतना ज़्यादा यूज नहीं कर रहे, इसको ज़्यादातर फेंक दिया जाता है। तो इसीलिए इस बगासे को भी यूज में लाने की ज़रूरत है और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को अच्छा करने की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज नाम से पता चल रहा है वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे मिनरल्स को, मेटल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो हर एक इंडस्ट्री के लिए एक बेसिक इंडस्ट्री है, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो या फिर लाइट इंडस्ट्री हो। वहाँ पे आयरन एंड जो स्टील है वो तो वहाँ पे यूज़ होता ही होता है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में मशीनरी की ज़रूरत होती है, और वो जो मशीनरी है वो किस चीज़ से बनती है, वो स्टील से बनती है, आयरन से बनती है। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बाकी की इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक बेसिक इंडस्ट्रीज़ है। जो बाकी की इंडस्ट्रीज़ है वो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। स्टील जो है वो हर एक चीज़ बनाने के लिए यूज़ होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग गुड्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, टेलीफोनिक इक्विपमेंट्स हो या फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हो। तो हर एक इक्विपमेंट बनाने के लिए आयरन जो स्टील है उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स भी स्टील को यूज़ करके बनाई जाती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो भी बल्कि होता है, और जो इससे फिनिश्ड गुड्स बनके तैयार होती है वो भी हैवी एंड बल्कि होती है। इसीलिए हैवी इंडस्ट्रीज, अब इसकी जो गुड्स होती है, चाहे फिनिश्ड गुड्स की बात कर लो, चाहे रॉ मटेरियल की बात कर लो, दोनों चीज़ें ही हैवी होती है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा आती है। तो आयरन और से स्टील बनाने के लिए अब आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन यूज़ किया जाता है। एक फिक्स्ड रेशियो में 4:2:1 की रेशियो में इसको यूज़ किया जाता है, आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन को। इसके अलावा स्टील की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए इसमें मैग्नीज भी कुछ क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। तो अब इसके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनके तैयार होता है उसको एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के थ्रू हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, मार्केट्स तक पहुंचाने की ज़रूरत है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है।
राइट। 2019 की बात करें तो 2019 में हमने जो इंडिया है, इंडिया ने 111 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोड्यूस करा था। और हमने जो इंडिया था उस टाइम पे 2019 में इंडिया का जो रैंक था वो सेकंड था अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन। इंडिया स्पॉन्ज आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। स्पॉन्ज आयरन क्या होती है? स्पॉन्ज आयरन जो होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है जो स्पॉन्ज आयरन होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पॉन्ज आयरन, राइट। 2019 में हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन थी फिनिश्ड स्टील की हमारे इंडिया में, वो थी हमारी 74.3 kg पर एनम, जबकि जो वर्ल्ड स्टील की एवरेज थी, स्टील कंजम्पशन की एवरेज थी पर कैपिटा, वो थी 229.3 kg पर एनम। तो हमारे यहाँ पे जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम वर्ल्ड एवरेज की बात करें। तो इंडिया में यहाँ पे ये कुछ 2015-16 से लेकर स्टील प्रोडक्शन का डाटा दे रखा है। 15-16 में हमारे इंडिया में जो स्टील प्रोडक्शन हुई थी वो हुई थी 106 मिलियन टन, फिर 16-17 में 120 मिलियन टन हुई थी, 17-18 में 126 मिलियन टन, फिर 18-19 में एकदम से यहाँ पे जो स्टील प्रोडक्शन है वो कम हो गई, फिर 101 हुई, फिर 19-20 में 102 हो गई। अब ये जो स्टील प्रोडक्शन है यहाँ पे कम क्यों हुई थी? ये कम इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पे जो स्टील कंजम्पशन है वो भी कम हुई, स्टील कंजम्पशन कम हुई तो उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन थी वो भी कम हो गई। फिर नीचे एक ये टेबल दे रखा है, फिगर दे रखी है, इसमें ये प्रोसेस बताया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का, कि स्टील कैसे तैयार करी जाती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल प्लांट तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद जो आयरन ओर है उसको मेल्ट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल के। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को डाला जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, उसमें लाइमस्टोन ऐड किया जाता है और उसके बाद उसका जो स्लैग होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर कोक को बर्न करके ओर को और ज़्यादा हीट किया जाता है। हीट करने के बाद जो मोल्टन मटेरियल बन के तैयार होता है, मोल्टन मटेरियल को मोल्ड्स में डाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं पिग्स। मोल्ड्स क्या होते हैं? एक टाइप ऑफ कंटेनर ही होता है ये भी, तो इसको बोलते हैं पिग्स। तो इसके अंदर जो आयरन डाला जाता है उसको फिर नाम दिया जाता है पिग आयरन। अब ये जो पिग आयरन है इसको फिर से और ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है, इसको फिर से मेल्ट किया जाता है, इसकी जो इम्प्योरिटीज़ है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, फिर इसमें मैंगनीज, निकल, क्रोमियम ऐड करके उसके बाद फिर जो बन के मेटल तैयार होती है उस मेटल को रोलिंग प्रेसिंग करके उस मेटल को एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है और उससे फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, राइट। फिर एक होते हैं मिनी स्टील प्लांट्स, एक होते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। मिनी स्टील प्लांट्स कौन से होते हैं? ये स्मॉलर होते हैं, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज़ किए जाते हैं, यूज़ स्टील स्क्रैप, स्पॉन्ज आयरन, तो इसमें स्टील स्क्रैप, स्पॉन्ज आयरन जैसी चीज़ें यूज़ करके इससे फिर जो चीज़ें बनती है ना, इसमें एक गिवन स्पेसिफिकेशन की चीज़ें बनती है, एक स्पेसिफिक चीज़ें ही यहाँ पे तैयार करी जाती है, ये जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं इनमें। और एक होते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो होते हैं ये लार्ज स्टील प्लांट्स होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल किया जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसमें सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करके डाला जाता है और इसमें फिर रोलिंग शेपिंग का सारा काम करके इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ तैयार करे जाते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में, राइट। फिर ऊपर मैप में स्टील प्रोड्यूसिंग एरियाज दे रखे हैं इसमें। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें ना तो ज़्यादातर जो स्टील प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो यहीं पे लोकेटेड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, ठीक है। ये भिलाई वाला भी छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ही आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फिर इधर आ गए, ये विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सालेम में भी है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टील प्लांट्स है वो कहाँ पे है? वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है, राइट। फिर हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस की बात की तो शुरुआती दौर में हमारे यहाँ पे जो स्टील प्रोडक्शन होती थी ना वो पब्लिक सेक्टर के अंडर होती थी। ये जो स्टील था, तो ये जो स्टील प्लांट थे ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंडर आते थे, जिसका नाम था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1950s में चाइना एंड इंडिया ने ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील प्रोड्यूस करी थी 1950 में, लेकिन आज की डेट में जो चाइना है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, और इसके साथ साथ जो चाइना है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही है, इसके साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है चाइना स्टील का।
हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, जैसे कि अभी अभी हमने मैप में भी देखा था। अब यहाँ पे ज़्यादातर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है, यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप करी गई है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ना, ये बहुत ही एडवांटेजियस रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर लो कॉस्ट पे मिल जाता है, आयरन ओर यहाँ पे अवेलेबल है, रॉ मटेरियल जो यहाँ पे मिलता है वो हाई ग्रेड का होता है और पास में भी मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे चीप लेबर भी अवेलेबल है, और यहाँ पे होम मार्केट का जो पोटेंशियल है वो भी यहाँ पे इजिली असेसिबल है। तो जो इंडिया है, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में आज की डेट में भी। ऐसे नहीं है कि चाइना आगे आ गया है, चाइना तो आगे है ही है, लेकिन इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम लेकिन अब हम है तो सही इम्पॉर्टेंट स्टील एंड आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री, लेकिन स्टिल हम इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे। हमारी जो परफॉर्मेंस है ना वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। परफॉर्मेंस कम क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस है। नंबर 1 क्या आ जाता है? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। अब एक तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, दूसरा हमारे पास कुकिंग कोल की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। सेकेंड रीज़न क्या आता है कि हमारी यहाँ पे लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है ना, लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। चीप लेबर तो अवेलेबल हो जाती है, लेकिन लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। दूसरा, एनर्जी की सप्लाई इरेगुलर है, फैक्ट्रीज तक पहुंच तो रही है एनर्जी, लेकिन इरेगुलर सप्लाई है। कंटिन्यूसली फैक्ट्रीज तक जो एनर्जी की सप्लाई है वो पहुंच नहीं रही। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यहाँ का अच्छा नहीं है, हमने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं करा है। लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत सारी जो गुड क्वालिटी की जो स्टील है बाकी की कंट्री से वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं। ओवरऑल जो स्टील की प्रोडक्शन है हमारे यहाँ पे वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, मतलब इतनी ज़्यादा हम स्टील प्रोड्यूस कर लेते हैं जितनी हमारी डोमेस्टिक डिमांड्स को मीट कर पाए, जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड्स है वो फुलफिल हो पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें एलपीजी रिफॉर्म्स की, लिबरलाइजेशन के एरा की, तो जब रिफॉर्म पीरियड आया था, रिफॉर्म्स के बाद लिबरलाइजेशन हुई तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना शुरू हुआ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ तो उससे हमारी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी ना उसको थोड़ा बूस्ट मिला। उसके साथ साथ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की भी एंट्री हो गई स्टील इंडस्ट्री में, तो उससे क्या है हमारी स्टील इंडस्ट्री थोड़ी इम्प्रूव हुई है। देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, सो दैट कि हम अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा और बेटर बना सकें थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रॉब्लम हर एक इंडस्ट्री में इंडिया में आ रही है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।